राज्यपाल जी को मिले थे। जो प्रकरण हुआ राज्यसभा चुनाव का, कैसे क्या हुआ, किस नियत से हुआ, सभी का हमने उनको मेमोरेंडम दिया है और उन्होंने कहा भाई हम इस पे वो करेंगे। और मेमोरेंडम का क्या क्या कंटेंट्स है ये भूषण बत्रा जी आपको। आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब, अरोड़ा जी और मेरे सभी साथी एमएलए साहिबान, अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर 22 एम्बुलेंस का डेलीगेशन मिला था, क्योंकि में वापस जाना था, ईद का भी है उस वजह से, और डेलीगेशन मिला। गवर्नर साहब ने बड़े ध्यान से सुना और उनकी ऑब्जर्वेशन अगर हम आपको बताएंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक चुनाव करवाना सत्ता पक्ष का, गवर्नमेंट का एक कर्तव्य होता है। उन्होंने कहा कि ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस सत्ता पक्ष के ऊपर नहीं होती, विपक्ष के ऊपर होती है। पर इलेक्शन प्रोसेस पे अगर कोई चुनाव प्रश्न चिन्ह लगता है तो वो नहीं लगना चाहिए। एक बड़ी संस्था में जब चुनाव होता है मुझे, तो मैं उनको बताया कि पोल कैसे रिंग हुआ, इस हिसाब से उसका भी था। और ऑनेस्टली अपनी बता दो मेमोरेंडम में क्या कहा है, मेमोरेंडम का बता दो। और मेमोरेंडम हमने उनको दिया, उनको मेमोरेंडम ने हमें बकायदा ये लिखा इस बात के लिए कि 2 पार्ट हैं। 90 मेंबर विधानसभा के हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 48 हैं, आईएनसी के 37 हैं और 2 लोकदल के 3 इंडिपेंडेंट हैं। और डेमोक्रेटिक मोरालिटी और डेमोक्रेटिक एथिक्स के हिसाब से 2 कैंडिडेट्स बड़े क्लियर थे। और जो थर्ड कैंडिडेट जो खड़ा किया गया, वाइस प्रेसिडेंट होता बीजेपी, उसको 3 एमएलए इंडिपेंडेंट ने स्पॉन्सर किया, वेयर 7 एमएलए जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रपोज किया। इसका मतलब कि सेकंड कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी का था। और इस सिस्टम को तोड़ने के लिए, डेमोक्रेटिक टोटल के लिए और साम दाम दंड भेद की नीति अपना के वो एक जो पॉलिटिकल मॉरलिटी होती है और नंबर्स का गेम होता है, उनको जान बूझ करके सत्ता के नशे में तोड़ना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पर वो ओपनली सभी हाउस ट्रेडिंग में, फर्स्ट गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, इंटिमिडेशन में और इंस्टीट्यूशनल प्रेशर में, डिसऑनेस्ट डील्स में और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी यूज की। और ये सभी ब्रॉड डे लाइट के अंदर इट वाज अ मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी एंड कंडक्ट ऑफ द आर्मी। इट्स ए शेमफुल, पेनफुल and repugnant result which implemented their nefarious manipulations and machinery of the ruling party. Shri Pankaj Agarwal, IAS officer, viewed as an agent of the BJP independent candidate in a manner unbecoming of the constitutional authority. He deliberately and illegally rejected the Congress MLA's vote, accepted and allowed the invalid votes in favor of the BJP and independent candidates. He even attempted to temper the counting process and procedure to influence the election outcome in favor of the independent candidate. He contemptuously ignored and rejected all valid objections, complaints made by the Congress voting agents. The Congress party had now planned to approach the legislature of India, who will go with a delegation under the leadership of the High Command, actually,
to authorize and to take action against this returning officer also. And the governor being the custodian and the highest authority of the constitution of the state, we requested him, उनको हमने अनुरोध किया कि undemonstrated, unethical, arrogant political behavior of the government ने हमारे प्रांत की छवि को नुकसान पहुंचाया है और एमएलएस की भी प्रेस्टीज और डिग्निटी को दोनों पब्लिक एजेंट्स का नुकसान पहुंचा है, which is a dangerous step in the democracy of the country. वो उनको कहा है कि instruct your government to observe decency, democratic norms, discipline, equity, and political conduct, and take appropriate disciplinary action against Shri Pankaj Agarwal, IAS, who played a dubious role as a returning officer in the Rajya Sabha. Thank you. देखिए, ये तो बता साहब ने बताया कि जिस प्रकार से वोट कैंसिल की गई, ये पोल एजेंट थे, उसकी बात अरोड़ा साहब बता देंगे। उससे काउंटिंग एजेंट थे, अरोड़ा साहब बता देंगे। उससे पहले डॉक्टर कादियान कुछ कहना चाहते हैं। अरोड़ा साहब, सभी साथी दोस्तों, मैं आप खुद जो मैं पॉइंट करूंगा, उठाऊंगा, खुद आप खुद फैसला लेना कि जहां जो डेमोक्रेसी में सदन में विपक्ष की जब आवाज दबाई जाती है तो वहां डेमोक्रेसी का मोकरी बन जाता है। मीनिंग देर भाई आप इस बात का, क्योंकि स्पीकर साहब जो है मातृ शोक से गुजर रहे हैं, मैं ज्यादा तीखी बात नहीं कहूँगा, लेकिन जनहित में विपक्ष के नेता ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है 2 मिनट बोलने के लिए। 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां विपक्ष की आवाज दबाई गई। नंबर 1, विपक्ष के नेता ने आवाज उठाई कि आपने जो बजट स्पीच थी उसमें कहीं SYL का जिक्र नहीं था, और SYL एक लाइफलाइन है किसान की, प्रदेश की, उस पर डिस्कशन की मांग की थी कि भाई इस पर डिस्कशन हो। और जिस ढंग से अगर ये 90 MLA, 15 MP, 105 आदमी राष्ट्रपति से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, अगर वो वहाँ कोई इलाज नहीं है तो उसको कंटेम्प्ट डालना चाहिए। जब 16 साल 2016 में ये फैसला हुआ, 10 साल जिस फैसले को हो गए उस पर कंटेम्प्ट ऑफ डिस्कशन की, उस पर डिस्कशन अलाउ नहीं किया। दूसरा मैंने बात उठाई थी धन शक्ति और राज शक्ति का इस्तेमाल होगा। वहां पर MLAs की प्रेस्टीज और डिग्निटी पर सवाल उठे। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। जब MLAs की डिग्निटी पर सवाल उठ गए तो सदन की गरिमा पर भी सवाल उठे। तो वो सदन से जुड़ा हुआ मामला था, वो इस बात से कि भाई इस चुनाव का सदन की से कोई लेना देना नहीं, उस पर वो रिजेक्ट कर दिया। तीसरा मैं बताऊंगा, डेमोक्रेसी के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में आप उठाना, 84 में एक बहुत मैंडेटरी राइट है, सेक्शन 84, एक हथियार है हर MLA के पास कि वो कोई जनहित का मुद्दा उस नोटिस के तहत डिस्कस करवा सकता है उसमें। और जिस ढंग से मतलब पूरे हरियाणा बना, जब से मैं भी स्पीकर रहा, अरोड़ा साहब भी रहे, किसी स्पीकर के या किसी विधानसभा में 84 का नोटिस जो है उसके ऊपर ना डिस्कशन करवाया हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो 2 मुद्दे थे मेरे इसमें, हमारे जो साथियों के। पहला मुद्दा था किस वजह से, क्या कारण है, क्या स्टेटस है, क्योंकि आज पूरा देश में जो गृहिणी है उसके माइंड में एक पैनिक है, शॉर्टेज ऑफ गैस और इंक्रीजिंग प्राइसेस। तो स्टेट ने अपनी सिचुएशन बतानी थी
कि भाई पैनिक ही नहीं है और इसमें ये हमारी स्टेटस है, ये हमारा मतलब हमारी फाइव सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी आई हैं, उनका बताना चाहिए था पाइपलाइन बिछेंगे क्या नहीं बिछेगा। तो उस मुद्दे पर जो है रिजेक्ट कर दिया, वो बताया भी नहीं। अजीब नोटिस, वो हमारे पूछने पर भी 2 नोटिस दिए थे, जब बताया वो रिजेक्ट कर दिए, वो क्योंकि वो केंद्र से जुड़े हुए थे। केंद्र से जुड़े हुए मुद्दों पर पहले भी चर्चा हुई है। कुछ पिछले सेशन में खट्टर सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया था SYL का, आज वो मुद्दा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। SYL सेंटर का क्या मतलब, सुप्रीम कोर्ट से तो चौथा जो पॉइंट पे मनरेगा पे प्रस्ताव जाए 84 में हमने एक नोटिस दिया कि आज हरियाणा का किसान बड़े भयभीत स्थिति में, क्योंकि वो अमेरिकन डील के ऊपर, उसके व्यापार के ऊपर, उसके खोलने पर, उसके रेट्स पे, टैक्स पे, वो एक भयभीत स्थिति में है और डील जो है वो डिस्ट्रॉय करेगी किसान और किसानी। इस बात पर हमारा नोटिस था कि आज किसान बात दे गया कि भाई जबकि एक ही बिल्डिंग है, 2 हाउसेज है, पंजाब के हाउस में इसके ऊपर 4 घंटे डिस्कशन चला, रिजोल्यूशन पास करके डाला गया। गैस के ऊपर डिस्कशन हुआ, उन्होंने प्रदर्शन का रूलिंग पार्टी उस पर, तो यहाँ हमारा डिस्कशन नहीं हुआ इन दोनों नोटिस पर। इसका मतलब 4 ऐसे मुद्दे थे प्रदेश के जिनके ऊपर डिस्कशन अलाउ नहीं हुआ। तो इसकी आप खुद फैसला करें कि भाई जो है स्पीकर साहब का। ठीक, अब अरोड़ा साहब से मैं करूंगा रिक्वेस्ट कि भाई काउंटिंग में क्या हुआ, कैसे हमारी कैंसिल करी, क्योंकि ये काउंटिंग एजेंट थे, बताएंगे। आदरणीय हुड्डा साहब और सभी साथियों, जैसा कि अभी बत्रा साहब ने भी बताया कि हम महामहिम को मिलकर आए, क्योंकि इस प्रकार से 48 MLA बीजेपी के और 37 कांग्रेस के थे, तो शुरू से ही मन में एक शंका पैदा कर दी, तीसरा उम्मीदवार बीजेपी ने दे दी। हम कल विधानसभा में मैंने कहा था कि 2009 में 31 MLA INLD के जीत के आए थे। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे उस समय, 2 राज्यसभा की सीटें पहली बार जब आई तो 1 सीट कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा किया और 1 करा लोकदल ने, जो रणबीर गंगवा मंत्री है, वो राज्यसभा में चुन के गए। इन्होंने कहा नहीं, एक बैकवर्ड समाज का है, हम दूसरा नहीं खड़ा, तीसरा नहीं खड़ा। उसके बाद एक बार फिर आया 2014 से पहले, उसमें भी दो आए, एक कांग्रेस पार्टी से गया, एक लोकदल से राम कुमार कश्यप गए, जो आज बीजेपी से MLA। तो हमने इनसे कहा भी इस पे चर्चा करो कि जब 37 थे और हमने कांग्रेस पार्टी ने एक दलित को खड़ा किया, तुम्हें उससे रोकने के लिए लगातार साजिश कर रहे हो, और साजिश भी यहां तक करी। मैंने भी 36 साल हो गए, आप में से बहुत लोग हैं जो 40-40 साल से पत्रकारिता करते हैं, कि जब हमारे सदस्य परमवीर जी वोट डालने गए, लगभग 2 बजे के करीब इन्होंने वोट डाली, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वोट जो बेल्ट था बेल्ट बॉक्स में चला गया। होता यह है, अगर सीक्रेसी लीक या कोई ऑब्जेक्शन हो तो जिस समय मेंबर्स वोट डालने जाते हैं उसका ऑब्जेक्शन होता है और उसकी वोट को बाहर रख दिया जाए। आफ्टर इलेक्शन एंड आफ्टर पोलिंग उसकी वीडियो चेक की जाती है और वीडियो अगर डाउटफुल हो तो चुनाव आयोग को भेजा जाता है। आपको याद हो, पिछले चुनाव में किरण चौधरी जी की वोट साइड में रख दी गई थी और बाद में जब चुनाव आयोग से परमिशन आई थी वो वोट कास्ट की गई थी और इनकी वोट कास्ट हो गई और उसके 2 घंटे बाद ऑब्जेक्शन देके और बगैर इलेक्शन कमीशन से पूछे रिजेक्ट करके इलेक्शन कमीशन को सूचना दे दी गई। इससे ज्यादा मेरे ख्याल प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जाता। और उसके बाद जब काउंटिंग शुरू हुई, काउंटिंग में उन्होंने 4 वोटें पे ऑब्जेक्शन आया, 3 वोटों पे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, 1 पे हमने, उनमें 2 वोटें
ऐसी थी 2 बेल्ट जो जिसपे बीजेपी वालों ने और इंडिपेंडेंट ने ऑब्जेक्शन किया, और जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे उन्होंने उस पर डिसीजन दिया कि नहीं ये वैलिड, उसको वैलिड बॉक्स में रख दिया। और एक बार नहीं, उन्होंने 6 बार ऑब्जेक्शन रेज किया और 6 की 6 बार उनका ऑब्जेक्शन ओवर रूल करके वो वैलिड गिन ली गई। और उसके बाद जब वो वैलिड गिन ली गई और जब बाद में फाइनल डिसीजन दिया, कहते 4 वोट रिजेक्ट, इससे ज्यादा अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। और इस प्रकार से प्रजातंत्र का गला घोटने का प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया। टोटल वोट बताओ जी, टोटल वोट। अच्छा, सॉरी, एक मिनट, ये मंत्रा साहब बता देंगे, उसके बाद बजट के बाद में मैं बता दूंगा आपको। टोटल सवाल टोटल हाँ बता दें, बता हाँ सर, पहले तो जैसा अभी बताया सारा कुछ, हाउ द पोल हैज बीन रीड, जिसमें गवर्नमेंट ने शुरू हुआ। हमारे 4 वोटों को गलत तरीके से कैंसिल किया गया, जो वैलिड थे, विद ऑल कन्विक्शन, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, चारों के चारों वोट हमारे वैलिड थे। जो कांग्रेस के 32 वोट वैलिड पड़े। सोशल मीडिया पर जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, हम उसको आपके सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं। 32 में से अल्टीमेटली हमारे 28 वोट आए, और 4 वोट जो कैंसिल किए गए वो हमारे वोट थे। वो बात कहते हैं कि इलेक्शन पिछड़े की जाए, कोई बात नहीं, तो हमारे 4 वोट वापस आएंगे। आप ये देख लेना इस बात के लिए। इसलिए मीडिया के लोगों से भी और लोगों से भी ये प्रिपेयर है कि जब उनको नहीं थी भ्रम की स्थिति ना बनाए कि 4 वोट जो हुए थे वो बाद में क्वेश्चन पूछे ना, बाद में क्वेश्चन पूछेगा तो बात नहीं। उसके बाद गवर्नर को भी हमने सब कुछ लिखा, और उस लिखने के बाद एक बात और भी कहता हूं कि दिस प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, he is guilty of the misbehavior that is legal. I don't say misbehavior, personal misbehavior, but that comes under the definition of the misbehavior legal. He was under the duty bound to perform his constitutional duty with utmost honesty and impartial manner. He was under the tremendous pressure. Rest, जैसे रोड़ा साहब ने आपको सारा कुछ बताया कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था, ऐसा हमने गवर्नर साहब को लिखा है, सिर्फ हम यहाँ नहीं कह रहे, गवर्नर साहब को भी लिखा है। और जो वहां पर रूलिंग पार्टी के बीजेपी के इलेक्शन एजेंट थे और उनके पोलिंग एजेंट थे, इंडिपेंडेंट के पोलिंग एजेंट थे, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग की बात है, तो मैं आपके सामने कह रहा हूँ। तो बार बार इस तरह रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालते थे, उसको धमकाते थे कि हमें सेटिस्फाई करो, हमें सेटिस्फाई करो, हमें सेटिस्फाई करो। मैं कहता हूं कि वो वीडियो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए और आरओ के कंडक्ट का और सरकार के कंडक्ट का इस बारे में पता चलना चाहिए कि वहां पर जो बिहेवियर था वो वीडियोग्राफी में चीज जरूर कर दी है, और हम इलेक्शन कमीशन से जरूर कहेंगे और इस बात का सत्य का पता लगना चाहिए कंप्लीट करेंगे और झूठ का पर्दाफाश इन शब्दों के साथ कंप्लीट आरोप खिलाफ कंप्लेंट आपसे करेंगे। सवाल ये था कि आपने कहा कि 32 आपकी वैलिड थी, 4 आपके प्रत्याशी कह रहे हैं कि क्रॉस होगी, एक और वोट कौन सी है सर जिस पे डाउट है? 5 हुए क्रॉस। that is not the issue. Why you are raising this issue? We said that चलो मेरे से पूछना सवाल तो let us finish यार। नहीं ऐसा नहीं है, जब हम खत्म कर ले सवाल पे पूछे, जितने सवाल पूछ लेना। वो बोल रहे हैं बीच में तुम सवाल पूछ रहे हो। जैसे आज हम गवर्नर साहब को मिले, हम इलेक्शन कमीशन को भी इसकी कंप्लेंट करेंगे। और एक और मैं क्लियर कर दूं, कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है 0.4, 0.6,
जब 83 वैलिड वोट थी तो उसका कोटा 28 हमारी वोट 28 पड़ी है, बीजेपी की 39 पड़ी है और इंडिपेंडेंट को 16 पड़ी। हाँ, ये नहीं है कि 16 हम पॉइंट से जीतते हैं, हम 12 वोट, हमारा जो कोटा 28 का था वो पूरा होने के बाद इसमें कोई वो नहीं होता कि उधर जाएंगे। सेकंड काउंट नहीं होती उसमें। की काउंटिंग में नहीं है। वो जब कोटा पूरा हो जाता है 2 सीट का, जैसे 39 उनकी आ गई, 28 आ गई, तो तीसरे कैंडिडेट की वोट गिनी भी नहीं जाती। तो ये जो परम बुलाया जा रहा है भी थोड़ा सा बच के, ये सारी चीजें उनके मैनिपुलेशन थी, उनकी साजिश का पार्ट था वोट को रिजेक्ट करना, बाकी उल्टा साफ। और कुछ किसी ने कहा ना, आपने कुछ कहा बस और कहना था ना, फिर आप कह होगी सर। हैं? दूसरे इशू पे कौन हाँ तो बोल रहे हो ना, जब फिर मैं बोलूँ बजट में मैं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं, इसका अलग इशू है। शॉर्ट बोलना थोड़ा जी। शॉर्ट ब्रीफ हो रहा है, बिल्कुल ब्रीफ हो रहा है। साथियों, इतना HDF का 79 करोड़ का गवर्नमेंट का हमने सदन में सवाल उठाया था कि ये लेडी भगत से किसी को फेवर करने के लिए सरकार ने 79 करोड़ माफ किया। उसके बारे में इतना बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो फैक्ट्स सदन के अंदर कहे, मैं कुछ और कन्वेंशन कह रहा हूं कि वो असत्य थे। उन्होंने ये कहा कि ये लोन कांग्रेस के टाइम में दिया गया था, जो बिल्कुल गलत है। लगता है कि जिन ऑफिसर्स ने इस एग्रीमेंट को प्रोसेस किया, उन्होंने उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट किया। अब मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या था। चौधरी देवेंद्र सिंह ने जब HDF शुरू की थी, उनको 5 साल का सेल टैक्स का हॉलीडे दिया गया था। मुख्यमंत्री सदन के अंदर गए थे, कांग्रेस ने 18 करोड़ रुपए का कर्जा दिया था, टैक्स का सेल टैक्स का हॉलीडे दिया गया था। उनको विदाउट इंटरेस्ट आपको 5 साल हम सेल टैक्स, पर 5 साल के बाद हम आपसे सेल टैक्स लेंगे। फैक्ट्री चलानी होती है, नया इंटरव्यू आता है, अच्छी फैक्ट्री में चला लेते, अच्छे बहुत अच्छे परिवार से थे, सब कुछ थे। उसके बाद जो टाइम खत्म हो गया, जब टाइम खत्म हो गया, उसके बाद उस सेल टैक्स की कैलकुलेशन की कि कितना ड्यू था। उसके साथ एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का भी 2-3 करोड़ पैसा था। 18 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट असरटेन किया गया और वो 12 मई 2018 को इंटरटेन करके, और उन्होंने जमीन मॉर्गेज की और उस अमाउंट को सरकार को उनको कहा गया कि 5 साल में वापस करो। मतलब कांग्रेस के टाइम में क्या था, कांग्रेस से खड़े बोले हुए, ये बोले हुए कि he didn't state the complete facts। एक पैसा भी कोई कर्जा सरकार ने उनको नहीं दिया था। ये पेमेंट की थी और प्रिंसिपल थी, उसका उन्होंने दे दिया। उसके बाद ये इनका NCLT के अंदर सभी बात है। मैं छोटी बात करूंगा क्योंकि लंबी हो जाएगी, कुछ है हम इस बारे में रोशन में पेशी करेंगे, डिटेल्स में सारा कुछ है। और जहां पर मुख्यमंत्री की कहने की बात है, ये कुछ है। उसके बाद 77 करोड़ माफ करने का किसी भी ऑर्डर का, किसी भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं दिखावे। किसी आदेश को उन्होंने कहा जी हमने सेटल कर दिया, बड़ी जल्द से कोई दिक्कत, कोई आदेश नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है, जब NCLT ने 2 बातें होती है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है। लोग समझ जाएंगे, राव साहब बैठे। हमारा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर सरकार थी, सरकार का बड़ा अमाउंट था और सरकार की जमीन मॉर्गेज थी, हमारा हक पहला बनता था उसके ऊपर, ना कि ऑपरेशनल जिससे कर्जा लिया हुआ है उसका पहला हक बनता था। सरकार ने कोई प्ली नहीं दी, सरकार इस प्ली को माना नहीं गया, सरकार ने अपने ट्रिब्यूनल में कोई बात नहीं की। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ था, ये बिल्कुल तथ्य थे। सुप्रीम कोर्ट में रेजोल्यूशन प्लान के खिलाफ सीता देवी जी, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, स्वर्गीय सीता देवी जी ने, क्योंकि उनके पति की वो प्रॉपर्टी थी,
उन्होंने रेजोल्यूशन प्लान को वहां पर चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन्होंने तो किया ही नहीं कुछ, इन्होंने इंटरमीडिएट की एप्लीकेशन वहां पर दी थी और उस एप्लीकेशन में ये कहते हैं जी कि हमारे को जो बेनिफिशियल कैरेक्टर नहीं माना गया तो हमने अपील क्यों नहीं की, 45 दिन बीत गए थे, हमारी लिमिटेशन और तो 1 साल की लिमिटेशन कर सकती है। फिर एनसीएलटी ने जो ऑर्डर 25 करोड़ का किया, इसी को समराइज करता हूं मैं, जब सरकार के 97 करोड़ रुपए बकाया हैं, 18 करोड़ की उनकी रिकवरी हो रही है, 95 करोड़ बकाया हुआ है, सरकार आज तक सरकार ने क्यों नहीं एक आदमी को बेनिफिट देने के लिए, उसको देने के लिए 70 करोड़ रुपए किस बात में माफ किया गया? आज भी मामला पेंडिंग है, 2 कोर्ट भी रहती है, सुप्रीम कोर्ट भी रहती है और एनएनसी एपरेट ट्रिब्यूनल भी रहती है, उसका फैसला आने से पहले फेवर में उसको कर दिया। सरकार ने जो तथ्य मुख्यमंत्री ने सदन में, वो बिल्कुल तथ्य गलत थे। आप इस बात के लिए मैं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से भाई स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इन सब बातों का उस बात पे स्पष्टीकरण के लिए आखिरी बात इस बात का भी करें कि एनसीएलटी के अंदर इसी प्रॉपर्टी का 110 करोड़ रुपए की बिड इसी जमीन की रामा फाइनेंस कंपनी ने दी थी, जो एनसीएलटी ने अलाउ की। एनसीएलटी के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, एक लाइन सिर्फ कहूंगा, एनसीएलटी ऑर्डर इरोनियस, इससे ज्यादा नहीं, और एनसीएलटी हैज नॉट टेकन ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस इनटू कंसीडरेशन, और उसने उसको 25 करोड़ में जाने दिया। बाकी बड़ी लंबी कहानी है कि कौन उसका रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल जो था उसका क्या रोल था, वो बड़ी लंबी हो जाएगी, काफी डॉक्यूमेंट्स हैं। मुद्दा इस बात का है, इसलिए सरकार ने जानबूझ के सरकार का जो नुकसान किया ही है, आप और शेयर होल्डर का भी नुकसान किया है, और 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 25 करोड़ में एक बेनामी कंपनी के नाम दे दिया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन करो, बाद में करो, क्वेश्चन बाद में करो। ये जो बत्रा साहब ने कहा, ये एक घोटाला है और ऐसे कई घोटाले हैं। धान का घोटाला तो अभी आ ही रहा है, इसी तरह आलू का घोटाला हो रहा है। आलू 50 पैसे किलो बिका है और भावांतर के उसमें किसके जा रहा है, कितने को दिया, उसमें भी इसी प्रकार के घोटाले चल रहे हैं। एक के बाद एक घोटाला हो रहा है। घोटालों की तो कोई कमी नहीं सरकार में, लेकिन जहां तक बजट का सवाल है, काफी डिस्कशन हुआ। मुख्यमंत्री जी 3 घंटे तक बजट पढ़ा और 2.5 घंटे जवाब दिया। लेकिन बजट में है क्या, असलियत क्या है? असलियत यह है कि हरियाणा को कर्जे में डुबाने का काम किया है आज, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुल 21,000 करोड़। इसका मतलब ना तो कोई मेडिकल कॉलेज बना सकते, जो कह रहे हैं हर जिले में बनाएंगे, ना कोई और चीज कर सकते, कोई आईएमटी नहीं डेवलप कर सकते। सवाल इस बात का है, आज बताना चाहिए था इनको, 11 साल हो गए हरियाणा में एक मेट्रो का नया पुल नहीं लगा, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनी, एक कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं आया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। कहाँ गया? 76,000 करोड़ रुपया कर्जा ले रहे और 65,000 के करीब उसमें ब्याज और मूल चुका रहे हैं। 10,000 यहाँ बचा, एस्केलेटेड है। 21,000 करोड़ भी एस्केलेटेड है हर बार ही। आप पूरे, मेरे पास तो ईयर वाइज रिकॉर्ड है, लेकिन अभी लंबी कहानी बनेगी। हर बारी एस्केलेटेड दिया है, 5-6 से 10,000 करोड़ कमी रेवेन्यू और वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कहाँ है पैसा इनके पास, जो इतनी जो बड़ी बातें कर रहे हैं, जो इनका संकल्प पत्र है, एक भी इन्होंने पूरा नहीं किया। मेरे पास वो भी है। और जैसा कर्जे में डुबाने का काम कैसे किया इन्होंने, आपको बता दूं। और तो 2-3 बात जरूर आपके उसमें लाऊंगा। कर्जा जो है, स्टेट लायबिलिटीज जो है, स्टेट डेप्ट जो है, उसमें इंटरनल डेप्ट इन्होंने बताया 3,91,345 करोड़।
बजट 26-27 का है। और स्मॉल सेविंग जो है एस्टिमेटेड 50,000 करोड़। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो 68,995 करोड़। 25-26 के बजट की स्पीच में चीफ मिनिस्टर ने खुद कहा है। एडिशनल लायबिलिटी जो है अनपेड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड सब्सिडाइज वो वही है 40,193 करोड़। कुल 5,56,623 करोड़। जब ये कहते हैं नॉर्म्स में चल रहे हैं हम, सीएजी ने लिखा पब्लिक अकाउंट डिपॉजिट स्मॉल सेविंग के बारे में लिखा है। सीएजी रिपोर्टेड दैट लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ दिस इज इतने ऑन मार्च एंडेड 36,000 उस टाइम थी। तो उस टाइम 36,000 थी, उसके बाद हर साल 3,000 से 5,000 तक बढ़ाते हैं, तो 50,000 वो हमने की है। और सीएजी ने कहा सी स्टेटेड दैट वेयर प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज पेबल बाय द गवर्नमेंट इट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेट डेप्ट। अकॉर्डिंगली स्मॉल सेविंग आर इंक्लूडेड इन द स्टेट डेप्ट। ये कहते हैं ना स्मॉल सेविंग है स्टेट डेप्ट में नहीं काउंट करते हैं। ये सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा है। इसी प्रकार से जो स्टेट पब्लिक एंटरप्राइजेज का है, जो मैंने आपको फिगर दी है 68,995 करोड़, उसमें आरबीआई वर्किंग ग्रुप हैज रिकमेंडेड दैट गारंटी इशूड शुड बी 5% ऑफ द रेवेन्यू रिसीव्ड और 0.5% ऑफ जीएसडीपी विच इज लेस, बट इन हरियाणा स्टेट गारंटी आर मोर देन 5% ऑफ जीएसडीपी। ये कहते हैं ना विद नॉर्म्स है, यहाँ पे भी नॉर्म्स नहीं रखी उन्होंने। मोर देन कितना 5% है? मोर देन 5 यस, मोर देन 5% ऑफ एसजीडीपी। ये तो हो गया 4 वाक की, जैसे मैं कहा 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। कर्जा लो और घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछता। दूसरा, ये जब भी करते हैं मैं कंपेयर करते हैं 2005 से यहाँ तक ग्रोथ ऑफ नॉर्मल जीएसडीपी 2005 से 14 तक हुआ 17.6% और 14-15 से 26-27 तक हुआ 10.6%। जीएसडीपी ग्रोथ कम है। फिर ग्रोथ ऑफ स्टेट डेप्ट 2005 से 2014 तक हुआ 13.1% और 14 से 26 तक हो गया 18.1। कहाँ ले जाएंगे स्टेट को? फिर डेट रेशो गिनी जाती है। रेशो डेट ऑफ जीएसडीपी 2005-06 में था 24, जब हमने संभाली उससे पहले था 24%, 24.1। लेकिन 14-15 में ये हमने घटा के कर दिया था 14.6% और 26-27 में ये हो गया है 25.78। ये आपके सामने। नीति आयोग ने जो इसका फिस्कल इंडेक्स है उसमें हमारा स्थान जो है 14वां नंबर है। 14वां नंबर है, केवल हमारे से 4 स्टेट और पीछे हैं। तो फाइनेंशियली हम उसमें कहाँ खड़े हैं आज आप देख रहे हैं खुद हैं। और ये तो आप देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी बीमा कंपनी कमा रही है 2086, इनकी रिपोर्ट है। आप इस प्रकार से कोई भी आप देखें, यह नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आज हम कहाँ खड़े हैं, ये इंडेक्स कहाँ खड़े हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर उच्चतर शिक्षा का बंटाधार कर दिया। ये एक हुआ है शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है NIRF, उसमें हमारे कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप के 100 में नहीं है, जबकि पहले हमारे टाइम में कई टॉप के 100 में थी। कुरुक्षेत्र भी थी, MDU भी थी, अब कोई भी नहीं है। और केंद्र सरकार द्वारा सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अनुसार 33 पॉइंट के साथ हरियाणा अब सबसे असुरक्षित प्रदेश है पूरे देश में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में हरियाणा पुलिस की
रैंकिंग 8वें स्थान पर 8वें स्थान से खिसक कर 14वें स्थान पर पहुंच। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। हरियाणा 18 बड़े राज्यों में हरियाणा की पुलिस 14वें नंबर पर है। 14वें पे 18 है ना बड़ी स्टेट। टोटल बड़े स्टेट 18 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में हरियाणा देश में 16वें नंबर पर है। और आपका स्टेट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर हरियाणा 11वें स्थान पर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट है। मैं कहीं भी ये देखा। और नीति आयोग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 23-24 के अनुसार देश में 14वें नंबर पर है। और कहाँ तो पहले नंबर पे था, कहाँ जाए। और फिजिकल इसमें बता ही दिया मैंने उसका हेल्थ इंडेक्स का। तो और आपका एनसीआर रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के 187% मामले बढ़े हैं। हरियाणा भ्रष्टाचार में 6 नंबर पर पहुंच गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार किसान पर कर्ज के मामले में हरियाणा देश में 4थे स्थान पर है। औसतन हर परिवार पर 1,82,922 का कर्ज है। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स होता है एक EPI, उसके अनुसार हरियाणा की रैंकिंग 10वें स्थान पहुंच गया है, जबकि 21 में ये 5वें स्थान पर था। इसी प्रकार से हरियाणा लगातार उद्योग पलायन कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018-19 से अब तक हरियाणा में 1446 फैक्ट्री या तो बंद हो गई हैं या पलायन कर गई हैं। पिछले 5 साल में हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र में 12.2% गिरावट आई है। इस प्रकार से है रैंकिंग, मतलब कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा तो कि भाई हमारी रैंकिंग कहाँ है, कहाँ पर खड़े हैं। निष्कर्ष ये है, जिनको रहनुमा चुना था उजाले की खातिर, वो ही अंधेरों में सौदा कर बैठे। था तो नंबर 1 स्टेट छोड़ी थी 14 में, आज कहाँ खड़े हैं। बाकी और कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। और तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो है, वहां तो हम उस दिन बाईकाट करके जी विधानसभा में मैं बोलता सारे देता। उस दिन हालात तो ये चाहते ही नहीं थे हमारे को वहां बैठना। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि बाहर जाना पड़ा हमारे को। वन बाई वन हर को जवाब दूंगा। केवल मेरी रिक्वेस्ट है, एक बारी एक आदमी क्वेश्चन। सर हाँ पहले तू पूछ ले भाई। हाँ तो तेरी तेज जड़ भाई पहनी है आवाज। हाँ ठीक है। ये पीके हरिप्रसाद जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने क्रॉस 4 हुई है, आपकी इनवैलिडिटी 4 हुई, 8 वोटें वैसे बता रहे हैं आप 9 वोटें हुई, तो 1 वोट ऐसा है नहीं, आपको गलत है। उन्हें ये नहीं कहा 4 हुई, 4 को नोटिस दिया है और 5वें की उन्होंने कहा 1-2 दिन में हम ऐसा नहीं कहा। करेंगे। हो जाएगा 1-2 दिन में। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, 5 क्रॉस वोट हुई है। कौन, मैंने किसी का नहीं कहा, वो रिपोर्ट गई हुई है, वहां से आएगा नोटिस। आपने 2 को धरने से उठाया था, उनको क्लीन है, मतलब आज भी दे रहे हैं उनको, कल की दी थे। उन 5 के सिवाय सबको क्लीन है। हमारी वोट हमारी वैलिड है। हमारी वैलिड है 32 की 32 वोट टोटल वोट बताया था अरोड़ा साहब ने। छोड़ के बाकी सारी हमारी। अभी अरोड़ा साहब ने आपको बताया था हमारी 32 के 32 वैलिड वोट है। है कि मैंने कांग्रेस को वोट दिया है, अगर मेरा वोट बीजेपी को होता तो गौरव गौतम मेरा वोट रद्द कराने के लिए ना लड़ते, और आप वहाँ मौजूद थे जब ये हो रहा था। तो उन्होंने ये बात कहा है शैली। देखो मैं उससे बंधा हुआ हूँ, मैं जानता हूँ क्या क्या जिम्मेवारी है। मेरी जिम्मेवारी ये थी, ये देखना कोई वोट कांग्रेस को दी है या खिलाफ दी है, बस वो पार्टी को रिपोर्ट दी हुई है। वो कुछ भी कहे तो मैंने बता दिया आपको। ये जो जिसकी जो जिम्मेवारी वो काम करता है, जो वो पार्टी ने फैसला किया। नहीं रहती है,
ये तो इस बार में भी साफ हो गई कि इतने सारे आपने सभी को इकट्ठे रखा, फिर भी 9 लोग जो है वो 9 कैसे करे आप? फिर वाई उसे 9, ये आप लोगों ने तो खबर फैलाई हुई है, ये झूठी खबरें फैला रहे हो आप। 4 इनवैलिड हो गए। हाँ, ये 5 इनवैलिड जबरदस्ती की है और 5 की तो हम मान रहे हैं क्रॉस वोटिंग की है, और उसी वजह से तो गवर्नर को मिले हम। जो हालात इन्होंने किए, जो गरिमा महिला उसकी नहीं रखी, विधानसभा की नहीं रखी, हमारे समय में भी हुए थे 2 सीट इनकी, इन लोगों की केवल 31 थे मेंबर, एक ही मेंबर टूटा था ना सीट के लिए, वो भी नहीं हमने कहा, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिसेंसी भी कहीं होती है। Why go for horse trading? सर ये जब नॉमिनेशन किया था मैंने आपको कहा था भाई नियत क्या है उनकी, और वो साबित कर दिया। सर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उनके खिलाफ आपने जो एक्शन के लिए क्या लिखा है कि इनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ये हाई कमांड फैसला करेगा, बता दिया धर्मपाल मलिक की स्टेट में, पूरी तसल्ली करके अभी नोटिस दिए हैं उनको, उनके जवाब आएंगे, एक्शन लेगी पार्टी। जो साहब आपने पॉलिटिकल मार्केट और हॉर्स ट्रेडिंग लिखा है अपने ज्ञापन में जो गवर्नर को दिया है, क्या प्रलोभन दिया हुआ है इन 5 विधायकों को? क्या वो उनसे पूछो, आप बीजेपी वालों से पूछो क्या प्रॉब्लम। मैंने दिया नहीं किसी को, मेरे टाइम पे तो 31 एमएलए थे अपोजिशन के, उनको 1 सीट दे दी जो उनका हक बनता था। हाँ, रिटर्निंग ऑफिसर के जरूर है, उसने बिल्कुल अनफेयर रहा, पार्टीशन उसका बिहेवियर रहा, और हमारी वोटें जबरदस्ती कहा था बत्रा साहब ने, हम इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमाल करा, ये इलेक्शन एजेंट थे हमारे कैंडिडेट के, एमपी साहब के इलेक्शन एजेंट थे। इलेक्शन एजेंट ने कहा है कि हम इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे उसके खिलाफ, और वो बट सर आप अभी मिल के आए गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब ने आरोप के बारे में जो आपने एलिगेशन लगाया है, गवर्नर साहब ने क्या कहा कि मैं एक्शन, व्यक्तिगत बात नहीं, उन्होंने कहा मैं इसको करूंगा। मैं पूछ लूं सवाल? हाँ, ये बत्रा साहब से, एक करके। हाँ, बत्रा साहब से, बत्रा साहब बाद में पूछना, पहले मेरे है इसी बोर्ड से, बोर्ड रद्द होने से संबंधित है, आपको देना तो आप दे दो, काउंटिंग में तो आप बैठे थे। क्या काउंटिंग में तो आप जो 4 वोट रद्द हुए हैं उसमें से 1 वोट तो वो है कि सीक्रेसी लूज होगी परमवीर जी का, जो बाद में रद्द किया। जो 3 वोट रद्द हुए हैं कांग्रेस, वो किस वजह से रद्द किए गए? जो डिक्लेयर आरओ ने किया, क्या कारण था उसमें? अरोड़ा साहब बता हिंदी में बोलना महाराज, हिंदी में। वो वोट 100% वैलिड थे, बस। इससे ज्यादा क्या बोलो? और हमारा एलिगेशन क्या है? एलिगेशन क्या है? यही है, कोई 100% वैलिड थे। वो कहते हैं ना इलेक्शन पिटीशन करे, इलेक्शन पिटीशन हमारे 32 वोट ना है तो आप ये क्या रद्द किया? रिटर्निंग अफसर ने क्या रद्द किया? उसका कुछ नहीं कहा, रद्द कर दिया। बिंदु लग रहा रद्द था। वो जब उसे रिजेक्ट किए थे ना, इतने पेशेंट में था, कुछ रिजेक्ट किया था, उठाया हमने, दवाई दी उसको, पानी पिलाया, और क्या नहीं पड़ गया, तलाक दे दिया। ये कह रहे कोई बिंदी रखी थी, आपने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि बिंदी लगा दी थी। अच्छा कि इन ऑफकोर्स होता है, इन ऑफकोर्स करके मैं हिंदी बोल रहा हूँ मैं। चलो हिंदी बोल दो। इन ऑफकोर्स इमीडिएटली वैसे भी बैलेट पेपर छपने में कोई और चीज मिलती है, आपका तो बता दे मेरी बात सुनो, एक बार नहीं 6 बार आरओ ने और साथ में उनके अफसर बैठे थे, उन दोनों ने मंत्रणा करके, मंत्रणा करके उस वो को वैलिड माना गया और फिर इनवैलिड माना गया। इस पे आप अंदाजा लगाओ कि क्या दबाव था उनके ऊपर और किस प्रकार के दबाव थे और किस प्रकार के लोग लगाए उसके अंदर, जो खुद कई घोटालों में शामिल है। वीडियो दिखा दो और हमने जो वहाँ पर कहा वो देख लो। हो गया, ये तो चैप्टर क्लोज हो गया, बता दिया आपको। और बोलो सबका धुआं एक एक करके वो करो। आपने जो इनवैलिड वोट हुए हैं उन विधायकों को क्लीन चिट दे दी है, जो इनवैलिड हुए हैं, एक मिनट यार, मैं यार तो रिप्लाई। हाँ बोलो। विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए हैं, इनवैलिड हुए हैं, आपने उनको क्लीन चिट दे दी है, लेकिन आपके प्रभारी कह रहे हैं कि हम उनकी भूमिका की जांच कराएंगे। देखिए वो तो कोई होगा, लेकिन कोई मतलब जो इलेक्शन एजेंट से पूछा है ना, काउंटिंग एजेंट पूछे हैं,
किसी का नहीं पता है किसकी वो तो जान के रिजेक्ट किया उन्होंने। सर, जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया है और उन्होंने ये भी कहा कि जो शैली चौधरी में जो लोग आरोप लगा रहे हैं मैडम गीता भुक्कल या बाकी लोग, उनके ऊपर केस करूंगा, लिटिगेशन करूंगा। केस तो 100 बार करे, गीता भुक्कल जी ने कोई आरोप नहीं लगाया किसी पे। जो है वहाँ जिम्मेवारी हरिप्रसाद की और मेरी थी वोट देखने की। आप क्या एक्शन, हालांकि हाईकमान के पास है ये केस, 5 क्रॉस वोट्स हुई, लेकिन आपने क्या रिकमेंडेशन भेजी है, क्या इंप्रेशन क्या है पार्टी का कि निकाला जाना चाहिए? ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, आई एम नॉट सपोज टू रिवील इट। जो एक्शन होगा आप सामने आ जाएगा। अभी तो नोटिस दिया है, लेट देम गिव, अनुशासित हमारी डिसिप्लिन कमेटी है, वो एक्शन करती है। एक मिनट हाँ सर, क्या आपको पता है कि किस एमएलए का वोट इनवैलिड हुआ है? नहीं, किसी को भी नहीं पता। किसी को भी नहीं पता। एक सर तो ये तो कोई बताई नहीं देता किसको है। आप ये कह रहे हैं उटा साहब के हाईकमान को जो रिपोर्ट गई है वो 5 एमएलए की क्रॉस वोटिंग की गई है, जिसमें अभी बीके हरिप्रसाद जी ने 4 का नाम दिया है। 5वें को 1-2 दिन में नोटिस जारी हो जाएगा। चलना भी अपना। सीएम साहब ने कहा कि आईएनडी जो है पीटीएम है कांग्रेस का, आईएनडी जो है कांग्रेस का पीटीएम है, सीएम ने ऐसा कहा। तो अपने वो बी टीम तो उन्हीं की है, कहाँ छोड़ दी उन्होंने बी टीम। आप देखिए उनका जब ये 3 बजे तक 3 बजे फैसला सुनाने का क्या मतलब भाई। जब मैं कह रहा था कि भाई ये बीजेपी के भी खिलाफ है और कांग्रेस के भी खिलाफ है, 4 दिन से कह रहा था भाई अपना फैसला बताएं, लेकिन वोटिंग के जस्ट बिफोर फैसला सुनाया क्यों? ये सब आपको दिखा सकते। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं कहना चाहता नहीं, उनका बयान देखोगे आप पार्टी का तो ये क्यों नहीं आया। ये तो कह रहे थे भाई कांग्रेस की जो 30-32 सीट आएंगी, वोट आएंगी, उनको मालूम था कांग्रेस इज गोइंग टू विन। और तो ये क्रॉस वोटिंग को लेके जो माहौल चल रहा था, आपको कोई अंदेशा था कि ऐसा होगा शिमला भेजने से पहले या शिमला प्रवास के दौरान भी आएगा? तेरे कोई अंदेशा नहीं तो मेरे कैसे होगा? हमारी तो सवाल कुछ तो पूछा एनीबॉडी एल्स? हाँ आप कुछ और तो पूछा था क्या? अब ये मत कहना कोई सवाल रह गया, जिसका और रह गया दोबारा पूछ लो, तीसरी बार पूछ लो। पहले 4 किए थे मैंने, नहीं किए ना, पार्टी ने किए ना। पार्टी विल गिव यू नोटिस, बता दो आपको। हैव पेशेंस फॉर 1-2 डेज, कोई बात नहीं। इधर मलाओ जी। सर मैं ये कह रहा हूँ नल्लो वाले करेंगे, हम देवेंद्र कादियान पे भी केस करेंगे और जो कांग्रेस के लोग हमारे पे आरोप लगा रहे हैं उनको ऊपर भी करेंगे। क्या आरोप लगाया हमने? किसने कहा? किसने कहा? किसने कहा? तो मन में काला होता हुआ अपने आप बोलता है किसने कहा? हमने किसने कहा है? तूने सुना है मेरे को? इसने सुना मेरे को? एक मिनट। सैली चौधरी कह रही है कि जो विधायक उनके चाहते हैं उनको क्लीन चिट दे रहे हैं और जो उनके चाहते नहीं उन पे कार्रवाई। सर क्या डॉट लगने पे एक बैलेट पेपर रिजेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? कांग्रेस का क्या कहना है सर? देखिए ये जो काउंटिंग एजेंट होते हैं वहां पर वो देखते हैं, कोई आइडेंटिफिकेशन हो ना क्लियर उस पर होता है। आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने पे इंटेंशन पे होता है, प्री डिटरमिनेशन पे होता है। जो रिजेक्शन वो सारी जो है वो लिखी हुई इंस्ट्रक्शन होती है। जो वोट के रिजेक्शन के कारण जो सारे दिखा दिए गए थे उसमें एक हाँ एक मिनट। रिटर्निंग ऑफिसर ने आपके इनवैलिड कर दिए, हाँ गलत किए सही किए, आप कह रहे हो गलत, वो कहते सही किए। इसका आपके पास रेमेडी क्या, लीगल रेमेडी क्या कोई है? नहीं, हम तो इलेक्शन जीते हुए लीगल रेमेडी तो जो आ जाता है उसके पास तो होती है, लेकिन हमारे पास भी है। अब जैसे इनकी वोट
परमिंदर जी की, प्रवीण जी की, हम जाएंगे हाईकोर्ट में। करोगे आप जी जाएंगे एजिटेट करोगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? पार्टी जाएगी या परमवीर जी पार्टी जाएगी, पार्टी जाएगी, इंडिविजुअल पार्टी भी जा सकती है। जो इलीगल, जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, इसके खिलाफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। सिस्टम पुराना हो गया, बदला करना चाहिए। सर इसकी जगह ईवीएम आ जाती है, डिजिटल आ जाता है। हो गया, ओके, थैंक यू सभी जो है ना भाई।